हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम लोग देखेंगे डेली एक प्रैक्टिस सेट जो कि बिल्कुल लूसेंट बुक का होगा। ठीक है, और आपको पता है कि लूसेंट बुक काफ़ी पॉपुलर होता है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। तो इस बुक से हम लोग यहाँ पे डेली 30 क्वेश्चंस करेंगे। साथ से अगर आपकी डिमांड है तो क्वेश्चंस को हम इंक्रीज भी कर देंगे, लेकिन आपके डिमांड के ऊपर। ठीक है, आप लोग का रिस्पांस कैसा रहता है उसके बाद हम लोग सोचेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 30 MCQ लेकर के चलूँगा डेली बेसिस पे, और साथ साथ ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो बिहार दरोगा के प्री, साथ साथ बिहार पुलिस एग्ज़ाम्स और उसी तरह से बिहार ESI का जो मेंस एग्ज़ाम्स होने वाला होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप काफ़ी अच्छे तरीके से बारीकी से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। और मुझे पता है कि लूसेंट तो आपने कई बार पढ़ रखा होगा, पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब से आपने तैयारी स्टार्ट की है लूसेंट ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए वो काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है, हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, एक नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फटाफट क्वेश्चंस का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए इस क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए जब तक चैलेंज ना दिया जाए ना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, क्या आप इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत बार लूसेंट को पढ़ रखा है। तो बस आज इस कट ऑफ को क्लियर करके दिखाइए। जनरल कैटेगरी 26, BC कैटेगरी के लिए 24, SC के लिए 21 और ST के लिए 23। इतना आप कर लीजिए तो मुझे यकीन होगा कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना इस तरह की आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने डेफिनेटली क्वेश्चंस को पढ़ रखा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई शक नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, तो बस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइए और कट ऑफ को क्लियर करके दिखाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए कि कौन सा शहर जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन यहाँ पे सही तरीके से मैच करेगा? चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लूसेंट बुक आपको मोस्ट पढ़ना ही चाहिए, सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। तो बिना किसी सोचे हुए कि आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना। चलिए इसको मैच करते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगन से मिला है। ठीक है, कालीबंगन से और भी एक चीज़ मिला जो कि कह सकते हैं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। और कालीबंगन अक्सर पूछा जाता है कि कालीबंगन किस स्टेट में पड़ता है? राजस्थान आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और ऑलरेडी कई बार पूछे भी गए हैं। तो सही आंसर होगा जम्बू द्वीप, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है? ध्यान दीजिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू मैप के अगर देखें यहाँ पे तो हमारा दक्षिणी भूमि यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और अगर हम इस छोर को देखें ये आपका हो गया। ठीक है, यानी कि भारत के दक्षिणी सीमा ये हो गया साउथ, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। तो अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये हमारा जो बनता है वो क्या है? तो वो हमारा कह सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसी तरह से अगर ये हमारा ईस्ट है तो ये हमारा वेस्ट होगा। और इस तरह से देखें तो ये हमारा जो मैप का अकॉर्डिंग देखें तो ये कह सकते हैं कितना होता है 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पे कितना आता है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं कि 97 डिग्री यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कि ये पूर्वी देशांतर हुआ। इस तरह से आपको याद रखना है, ये आपका उत्तरी अक्षांश होता है और ये हमारा जो था पूर्वी देशांतर होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की कुल दूरी जो है वो कितनी है? ठीक है, कुल दूरी कितनी होती है? तो उत्तर से दक्षिण तक की कुल जो दूरी होती है वो होता है 32-14 किलोमीटर। ये याद रखिएगा 32-14 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें पूरब से पश्चिम की तरफ जो हमारा डिस्टेंस होता है वो टोटल कितना होता है? तो 29-33 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट है, आपको याद रखिएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है।
भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? हिमालय पर्वत एक प्रमुख जो कि प्रकार है, कह सकते हैं किसका मुख्य प्रकार है? हिमालय जो है कह सकते हैं कि किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। देखिए अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, काकेसस, एल्बुर्ज, हिंदकुश आदि ये सभी जो है वो वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। याद रहेगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार देर मत कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ अवस्थित है, बताइए बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ पे? तो कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए खैबर दर्रा। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि खैबर दर्रा किन के बीच स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यहाँ पे बिल्कुल भी मैं एग्जाम से हट करके बात नहीं करूँगा, जो भी बताऊँगा वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जो भी सुनिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होगा। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, बताइए मोहनजोदाड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सिंध में यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भारत में बात की जा रही है, भारत में कंचनजंगा। अदरवाइज अगर बात करें वर्ल्ड में तो हमारा माउंट एवरेस्ट होता है जो कि नेपाल में पड़ता है, लेकिन भारत में अगर बात करें तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा, बताइए। तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में दो दर्रे होते हैं, सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा। तो यहाँ पे हम सिपकिला करेक्ट आंसर कह सकते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? जवाहर सुरंग नाम, देखिए जवाहर सुरंग जो नाम है वो बनिहाल दर्रा, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। बनिहाल दर्रा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे अक्सर पेपर में नहीं आप लोग नहीं देख पाते और उस वजह से गलती करके आते हो, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए कि पर्वतमाला यहाँ पे देखिए पूछा जाए कि नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो सही आंसर होगा पिपली घाट। पिपली घाट जो पड़ता है ये अरावली में स्थित दर्रा, ठीक है, अरावली में स्थित दर्रा, लेकिन ये सभी के सभी ये पश्चिमी घाट में स्थित दर्रे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो कि गलत है? ध्यान से पढ़ाइए, बताइए कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष जो वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये डिफिनेशन ही हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर में 12 मीटर, क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अगर बात मीटर की जा रही है तो यहाँ पे 10 के पावर 15 होना चाहिए था, 15 मीटर। अगर 12 है तो वहाँ पे किलोमीटर में होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्यों गलत है आपने समझ लिया। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि पॉइंट गलत है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, ये पॉइंट भी याद रखेगा। यानी कह सकते हैं कि दूरी मापने की सबसे जो बड़ी इकाई है वो पारसेक है। बात समझ में? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और बताना है आपको कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे यूनिट दी गई है और उसके साथ मैच करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए त्वरण का मात्रा अगर हम बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि फर्स्ट का 4 के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बिना सोचे समझे ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी को याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि पेपर में अलग अलग भी पूछ ले, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखेंगे। कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है, उसी तरह से आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। तो ये सभी चीज़ें जो कि अलग अलग आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि सेल्सियस जो होता है वो किसका मात्रक है? तापमान का मापन है यहाँ पे सेल्सियस, ठीक है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखेंगे ध्वनि
कि तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है, शक्ति की इकाई जो कि अश्व शक्ति कह सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला प्रश्न बताइए, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था। सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि जो पूना समझौता हुआ था वो कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट। जो भी आप हिस्ट्री पढ़ें उसका डेट आपको याद रखना है, क्योंकि अब एग्जाम्स में थोड़ा सा टफ करने के लिए डेट जो कि मेंशन किया जा रहा है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आपने अभी हाल ही में ESI का एग्जाम्स दिया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पंचाट वाला, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट, जिसमें ये कंफ्यूज किया था काफ़ी लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप हमेशा अभी जो भी हिस्ट्री पढ़ें उसका डेट आप ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, और इसमें जो बात कही गई थी वह निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी वो हम कह सकते हैं किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे बात की गई है गवर्नर जनरल को, लेकिन अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो बात मैंने अधिनियम की तो 1935 के अधिनियम के तहत 123 जो आर्टिकल है इसके तहत जारी किया जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। बात समझ में आई। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि बजट पर बहस करने की जो शक्ति दी गई थी वो 1892 अधिनियम के तहत दी गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है, बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि बिना लाइक का मज़ा नहीं आता है, हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि हाँ आप लोग वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए मैं यहाँ पे मैच करके देखते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगस्त घोषणा क्या था मैं आपको वो बता दूं, 1917 की बात है। अगस्त जो घोषणा की गई थी मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉर्ड मार्टिन्ग्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई थी। उसी में ये बात क्या, इसी को कहा जाता है मार्टिन्ग्यू घोषणा या फिर इसको अगस्त घोषणा कहा जाता है। यानी फर्स्ट का यहाँ पे 2 के साथ मैच होगा। फर्स्ट का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए बाकी को भी हम देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगस्त जो प्रस्ताव है ये 1940 में 8 अगस्त 1940 में यहाँ पे हुआ था। तो लॉर्ड लिनलिथगो के साथ यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि उस समय लॉर्ड लिनलिथगो का ही शासन समय था 1936 से 1943। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक जो वायसराय के रूप में कार्यकाल था किनका था, तो लॉर्ड लिनलिथगो का ही था, ठीक है। और अगर अगस्त संकल्प की बात करें तो अगस्त संकल्प हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को जो कि संकल्प पारित किया था। तो सी का यहाँ पे 4 के साथ मैच होगा। और आपको पता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। जो मैंने यहाँ पे अगस्त घोषणा के बारे में आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा था, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत सचिव लॉर्ड मार्टिन्ग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत के प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। और इसे ही मार्टिन्ग्यू घोषणा कहा जाता है, या फिर ये अगस्त में हुआ था, इस वजह से इसको अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम जो 1909 है, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पे मैंने सभी जो सब्जेक्ट है उनको कॉमन यहाँ पे मिक्स करने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ सभी सब्जेक्ट से इंक्लूड किया जाए, ठीक है। और इसी तरह से हम रेगुलर भी करेंगे। तो अगर आपका सपोर्ट रहा और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इस क्वेश्चंस को और भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की जो गिनती होती है वो विकासशील देशों के रूप में की जाती है, यानी विकासशील राष्ट्र के रूप में की जाती है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तोतिए हिंद, तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। तो हिंदुस्तान के तोता के रूप में किसे जाना था? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक के रूप में मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती इनका पूरा नाम था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार कहाँ पे है? तो अजमेर में इनकी मज़ार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने किसकी शिक्षा दी थी? तो भक्ति की शिक्षा दी थी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और इनको बचपन में या कह सकते हैं कि पाठशाला में इनको निमाई पंडित के नाम से चिढ़ाया जाता था, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि निमाई पंडित के नाम से किसे जाना जाता था? तो चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही आंसर होगा तीरंदाजी। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? तो कोऑर्डिनेट करता है वो है कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि हिमालय का पाद प्रदेश जिसको फुट हिल रीजन कहते हैं, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ जो हिमालय का पाद प्रदेश होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आपकी बारी है कि नीचे कमेंट करके बता रहे हैं कि आउट ऑफ 30 से आपकी स्कोरिंग क्या रही, क्या आपने कट ऑफ को क्लियर किया या फिर नहीं किया? नीचे कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएगा, आपकी रिस्पॉन्स क्या रही। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस भी, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। T20 टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चंस में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस जो कि आप रोज़ दे सकते हैं, और उसी के साथ एवरी संडे बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। मैं आपको बता दूं कि इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें बीपीएससी गोल और यूज़ करें हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का। सिर्फ यही नहीं, अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाएँ अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लर्न फ्रॉम बिहार टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ डेडिकेटेड बैचेस फॉर ऑल एग्जाम्स, बीपीएससी मेंस, प्री और साथ साथ बिहार एसआई की, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह पे हो जाएगी। और दोस्तों, आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे कभी भी देखने के लिए तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गई ना पूरी तैयारी एक जगह। आइए जानते हैं कि प्लस कोर्स के बारे में। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच, इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया ही जाएगा। ये स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक में। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में। अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आप सारे जीएस के सब्जेक्ट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे, उसी के साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। तो सारे कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल बीपीएससी चूज़ कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए इनरोल करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और इतना ही नहीं, सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट भी पाने के लिए मेरे रेफरल कोड जो कि निरंजन 10 का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और बीपीएससी क्रैक करने के लिए रेडी हो जाए।